एपिसोड 111 टू 113। माया जी के पीछे 40 या 50 साल की एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। वह बहुत ही फैशनेबल कपड़े पहने हुए थी, थोड़ी मोटी भी थी। उसके पास एक ब्रांडेड बैग, एक जेड चूड़ी, एक सोने की चेन और एक स्टाइलिश बूढ़ी महिला पर्स भी थी। जैसे ही वह अंदर आए, हर कोई उसके आभामंडल को महसूस कर सकता था। उसमें विलासिता झलक रही थी। वह माया जी की दूसरी बड़ी बहन, अर्जुन और अनिका की दूसरी चाची थी। उसका नाम पारुल सिंह था और वह परिवार में दूसरी सबसे बड़ी बेटी थी। माया जी को अपनी दूसरी बड़ी बहन कभी पसंद नहीं थी। वे दोनों जब भी मिलते, उन्हीं पुरानी बातों को लेकर झगड़ने लगते। पारुल की एक बेटी थी जिसने एक अमीर आदमी से शादी की थी। उस आदमी की अपनी कंपनी थी और समाज में उसके अच्छे संबंध थे। इसलिए पारुल की सामाजिक स्थिति भी उसी हिसाब से बढ़ी। अब उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। यह उसके पहनावे से स्पष्ट था। उसमें पैसों की बू आती थी। ऐसा लगता था जैसे वह जहां भी जाती थी, अपनी सारी दौलत पहन कर जाना चाहती थी, ताकि हर कोई उससे ईर्ष्या करे। उदाहरण के लिए, पारुल ने कमरे में एंटर करते ही अर्जुन को घूर कर देखा। ओह माया, क्या यह मेरा प्यारा दामाद अर्जुन कपूर नहीं है? आजकल इसके हालात कैसे हैं? मैंने सुना है कि ये अब फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं। आप हर महीने कितना कमाते हैं? क्या आप अभी भी उस छोटे से 800 वर्ग फीट के घर में रह रहे हैं? आप कब तक एक बड़ा घर लेने जा रहे हैं? अगर आप बाहर जाकर तलाश कर रहे हैं, तो आप हमारे रिचर्ड से पूछ सकते हैं। वह प्रॉपर्टी के मामले में है, आप जानते हैं, और वह आपको छूट दे सकता है। ऐसा कहते हुए उसने अपनी कलाई पर पहने जेड ब्रेसलेट को दिखाने के लिए अपने नए पर्स को भी छुआ। ओह यार, रिचर्ड कभी कभी बहुत परेशान करता है। मैंने उससे कहा कि मेरे लिए यह ना खरीदे, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। ये ब्रेसलेट 80,000 का है, तुम्हें पता है। पारुल ने खुद से सहजता से बात की। जब उसने अपनी छोटी बहन के चेहरे पर तूफानी भाव देखा, तो उसने अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओह माय माय, मुझे फिर से याद दिलाओ, माया। क्या अर्जुन ने कभी तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है? वह अहंकारी, घमंडी और व्यंग्यात्मक बातों से भरी हुई थी। जिस क्षण से वह दरवाजे से अंदर आए, पारुल ने अपनी नाक हवा में मजबूती से उठा रखी थी। माया इतनी क्रोधित थी कि उसका शरीर कांप उठा। उसने अर्जुन को घूर कर देखा और उसे डांटा, मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था कि मुझे तुम्हारे जैसा बेकार दामाद मिला? तुम मेरे लिए बहुत शर्मनाक हो। अर्जुन के पास इस पर कहने को कुछ नहीं था। अब माहौल बहुत ही अजीब हो गया था। अनिका भी अब काफी दुखी थी। उसकी चाची हमेशा उसके परिवार को नीची नजर से देखती थी, क्योंकि वह सोचती थी कि अर्जुन बेकार है, खासकर जब उसकी तुलना उसके अमीर दामाद से की जाती है। यही कारण था कि उसकी चाची अक्सर यह कहकर आती थी कि वह अपनी बहन से मिलने आई है, जबकि वास्तव में वह दिखावा करने और उन पर मजाक उड़ाने आती थी। अनिका को भी इस बात पर बहुत दुख था कि उसका भी एक रिश्तेदार ऐसा ही था। फिर भी पारुल उससे बड़ी थी। अनिका कुछ नहीं कर सकता था। आप यहाँ क्यों हैं, पारुल आंटी? अनिका ने मुस्कुराते हुए पारुल को बीच में रोका। पारुल कमरे में छाई हुई थी। उसकी मौजूदगी ने पूरे कमरे को भर दिया और वह बिना पूछे ही सीट पर बैठ गई और हंसते हुए बोली, मैंने सुना है कि आप अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए मैं ये देखने आई थी कि आप कैसे हैं। हर कोई जानता था कि वह वास्तव में यहाँ क्यों थी। माया का दिल खुश हो गया जब उसने देखा कि उसकी बहन नाखुश दिख रही थी। माया पर हावी होना उसके लिए दुर्लभ था। इसलिए उसने तुरंत रोहन को अपने पास खींच लिया और कहा, तुम वहां क्यों खड़े हो? चलो, अपनी आंटी पारुल को नमस्कार करो। रोहन ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, हाय पारुल आंटी। पारुल ने बिल्ली की तरह प्रतिक्रिया की। जब किसी ने उसकी दुम पर पैर रख दिया हो, वह अपने पैरों पर कूद पड़ी और बोली, अरे नहीं नहीं, तुम मुझे ऐसा नहीं कह सकते। ये सब गलत है। तुम मेरे भतीजे नहीं हो, तुम मुझे आंटी नहीं कह सकते। कमरे का माहौल तुरंत ही अजीब हो गया। पारुल का उत्तर निस्संदेह माया के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा था। माया, मुझे लगता है कि अर्जुन एक अच्छा आदमी है। वह कड़ी मेहनत करने को तैयार है न? तुम्हें उसे इतना डांटना या मारना नहीं चाहिए। आखिरकार तुम अभी भी परिवार ही हो। पारुल ने आसानी से झूठ बोल दिया। यदि माया को अमीर दामाद मिल भी गया तो वह और किसे दिखाएगी। इसीलिए उसे माया की छोटी सी साजिश को कभी सफल नहीं होने देना चाहिए। हॉस्पिटल के कमरे में चारों ओर चिंगारियां उड़ने लगीं।
पारुल ने देखा कि उसकी छोटी बहन का चेहरा कितना लाल हो गया है, इसलिए उसने तुरंत विषय बदल दिया। ओह हाँ, पिताजी का 70वां जन्मदिन जल्द ही आ रहा है। क्या आप लोग पार्टी में आ रहे हैं? अगर वे चले गए तो पूरा परिवार उन पर सारी रात हंसता रहेगा। इस बात को सोचकर पारुल को बहुत खुशी हुई। नहीं, हम नहीं हैं, माया ने झल्लाकर कहा। तुम नहीं हो, ऐसा नहीं चलेगा। भले ही तुम पापा से नाराज हो, माया तुम उनकी जन्मदिन की पार्टी नहीं छोड़ सकती। आजकल उन्हें तुम्हारी बहुत याद आती है, वो तुम्हारे बारे में बात करते रहते हैं। पारुल को चिंता होने लगी जब उसने सुना कि उसकी बहन घर नहीं जा रही है। वह उस दिन का इंतजार कर रही थी जब माया और शर्मा पूरे परिवार के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। तभी एक शांत आवाज ने अप्रत्याशित रूप से उन्हें टोका। हम वहां होंगे, आंटी पारुल। माँ तो बस मजाक कर रही थी, अर्जुन ने अचानक ठहाका लगाते हुए कहा। अर्जुन की आवाज तेज नहीं थी। वह माफी मांगते हुए मुस्कुराया। फिर भी उनके शब्दों से कमरे में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। माया ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई भूत हो। उसे बहुत बुरा लगा और वह गाली देते हुए बोली, लानत है तुम पर, अर्जुन, किसी ने तुमसे नहीं पूछा। निकल जाओ यहां से। माया क्रोध से पागल हो गई। अर्जुन बहुत बकवादी था। अपनी तुलना पारुल के दामाद से करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें बोलने का कोई अधिकार है? माया ने अर्जुन पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। अगर तुम इतने बेकार न होते, तो क्या मैं अपने परिवार के सामने खुद को इस तरह शर्मिंदा करता? मैं शायद अंधा था जो तुम जैसे बेकार के आदमी को अपना दामाद मान पाया। उसके दामाद को देखो, उसने उसके लिए क्या क्या खरीदा है। तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुमने मेरे लिए कभी कुछ खरीदा है? तुम इस पर ऐसी बकवास कैसे कह सकते हो? अगर तुम पार्टी में जाना चाहते हो, तो तुम अकेले जा सकते हो। मैं नहीं जा रहा हूं। जब माया उस पर चिल्लाने लगी तो अर्जुन ने असहाय होकर अपना सिर नीचे कर लिया। ऐसा लग रहा था कि उसकी सास को पूरा यकीन हो गया था कि अब वह किसी काम का नहीं रहा। उनके बगल में बैठी पारुल ने शो का आनंद लिया और खुद से ठंडी हंसी हंसने लगी। उसके चेहरे पर व्यंग्य और भी गहरा हो गया। उसने विनम्रता से कहने का नाटक किया, चलो माया, बेचारे अर्जुन पर इस तरह अपना गुस्सा मत निकालो। तुम जानती हो कि वे क्या कहते हैं, एक लड़की उतनी ही अच्छी होती है जितना उसका पति जिससे वह शादी करती है। यह अर्जुन की गलती नहीं है, ये गलत आदमी को चुनने के लिए अनिका की गलती है। उसने इसका दोष अनिका पर मढ़ दिया। आंटी पारुल अपने आप में एक बहुत ही कुशल किरदार थीं। वे यहाँ खुलेआम झगड़ा कर रही थीं। ये सुनकर माया जी और अधिक क्रोधित हो गई। 3 साल पहले जो कुछ हुआ, वह उसके परिवार के सामने उसकी सारी प्रतिष्ठा खोने के लिए काफी था। अब जब उसने इस बारे में सोचा, तो उसे पता चला कि यह उसकी बेटी ही थी जिसने किसी भी तरह से अर्जुन कपूर से शादी करने पर जोर दिया था। अंततः वह बिल्कुल बेकार साबित हुआ। ये सब तुम्हारा ही दोष है, बेवकूफ लड़की। तुम्हें बस इस बेकार के आदमी से शादी करने की जिद करनी थी। देखो तुमने क्या कर दिया। तुम्हारी वजह से अब मैं घर जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा हूँ। माया ने एक धमाकेदार आवाज में चिल्लाते हुए कहा, उसका गुस्सा उबल रहा था। मुझे परवाह नहीं है। अगर तुम अब भी मुझे अपनी माँ समझते हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस बेकार अर्जुन को अभी तलाक दे दो। या तो वह या मैं। माँ, क्या आप ऐसा नहीं कर सकती? आपको बार बार पुरानी बातें क्यों याद दिलानी पड़ती हैं? अनिका को भी बहुत बुरा लगा। उसके लिए यह अपमानजनक था कि उसकी माँ उससे इस तरह बात कर रही थी। खास तौर पर पारुल आंटी और रोहन के सामने। माफ करना, रोहन। क्या तुम पहले वापस जाना चाहते हो? अनिका शर्मीली मुस्कान के साथ रोहन की ओर मुड़ा। रोहन ने भी सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। सच है, ये थोड़ा अजीब था। आखिरकार, वह अभी भी यहाँ एक बाहरी व्यक्ति था। हालांकि, जाने से पहले उसने अर्जुन की तरफ देखा जो चुपचाप कोने में खड़ा था। रोहन ने अर्जुन को ताना मारते हुए देखा। उस समय स्कूल पर राज करने वाले प्रतिभाशाली अर्जुन कपूर अब इस हद तक गिर चुके थे। ये कल्पना करना वाकई मुश्किल था। चूंकि अनिका अर्जुन को तलाक देने के लिए सहमत नहीं था, इसलिए माया ने सब कुछ खिड़की से बाहर फेंक दिया और उसे पीछे फर्श पर पटक दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम बेरहम छोटी चुड़ैल हो। तुम्हारे पिता और मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला है, और तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती हो। तुमने उस बेकार चीज से शादी क्यों की? मैंने अपने पिछले जन्म में क्या गलत किया था कि मुझे तुम्हारी जैसी बेरहम बेटी मिली?
माया को भी फर्श पर चिल्लाते हुए लौटते देख अनिका को बहुत बुरा लगा। इसलिए उसने जल्दी से अपनी माँ को उठाने की कोशिश की, लेकिन माया ने उठने से मना कर दिया। उसने बस अर्जुन की ओर इशारा किया और ऐसे रोई जैसे वह किसी अंतिम संस्कार में हो। अनिका कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने हार मान ली। माँ, मैं अर्जुन को तलाक नहीं दूंगी। तुम पागल हो गए हो, अनिका। क्या तुम सचमुच अपनी बाकी की जिंदगी उस कूड़े के टुकड़े के साथ बिताना चाहते हो? माया ने जिस तरह से देखा, अर्जुन जैसे निराशाजनक व्यक्ति को कभी भी उसकी बेटी से शादी नहीं करनी चाहिए थी। यदि उसने उस समय जोर दिया होता और उन्हें शादी करने से रोका होता, यदि उसे अनिका के बदले कोई अच्छा आदमी मिल गया होता, तो वह अभी अपनी बहन की तरह एक बंगले में अच्छी जिंदगी जी रही होती। नहीं, माँ। हालांकि अर्जुन ने पिछले 3 सालों में अपना व्यवसाय खो दिया और गरीब हो गया, हालांकि हमारे लिए जीवन कठिन रहा है, फिर भी उसने पिछले 3 सालों में एक बार भी शिकायत नहीं की। वह मेरे साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करता है। चाहे कुछ भी हो, मैं उसे तलाक नहीं दूंगी। अनिका ने अपना रुख स्पष्ट किया और अर्जुन की ओर एक नजर डाली। हालांकि उसने देखा कि अर्जुन वास्तव में उसकी ओर मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुरा रहा था, गंभीरता से। क्या वह ये नहीं देख सकता था कि उसकी माँ उससे सचमुच नाखुश थी? वह अब भी इतनी मूर्खतापूर्ण मुस्कान कैसे दे सकता है? इस पूरे समय में अनिका का अर्जुन के प्रति धैर्य खत्म हो चुका था। उसे सचमुच लगता था कि वह उससे तलाक ले लेगी। हालांकि जब उस दिन अचानक वह घटना घटी और जब उसने आज अचानक वह वीडियो देखा, तो अनिका को एहसास हुआ कि वह अभी भी अर्जुन की परवाह करती है। उसके दिल में अभी भी अर्जुन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था। अर्जुन, तुमने मुझसे कहा था कि मुझे बस 1 साल और इंतजार करना होगा, और तुम मुझे एक ऐसा भविष्य दोगे जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्या तुम सच कह रहे थे? मैं नहीं चाहती कि लोग हर समय तुम्हें बुरा भला कहें। मैं नहीं चाहती कि तुम हंसी का पात्र बनो। मैं चाहती हूं कि जो लोग तुम्हें नीची नजर से देखते थे, उन्हें इसका पछतावा हो। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? अनिका की आंखें लाल थीं और वह अर्जुन को गौर से देख रही थी। मैं कर सकता हूं। अर्जुन ने उसे एक सरल उत्तर दिया, मुड़कर चला गया। शुरू से लेकर अब तक, अनिका को केवल उसकी ही चिंता थी, अपने बारे में नहीं। उसके पीछे से माया दहाड़ते हुए बोली, अर्जुन कपूर, अगर तुम अभी चले गए, तो कभी वापस मत आना। तुम जैसे बेकार के आदमी को क्या चाहिए जो सब कुछ करने का दिखावा कर रहा हो? हालांकि अर्जुन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उसने अनिका से एक वादा किया था और वह उसे निभाने वाला था। जैसे ही वह हॉस्पिटल के दरवाजे से बाहर निकला, एक कार के हॉर्न की आवाज से वह चौंक गया। यह एक BMW थी, शीर्ष श्रेणी की। रोहन कार में बैठा, उसका चेहरा शांत और अभिमानी था। अर्जुन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और उसके पास जाकर ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? रोहन कार से बाहर निकला और अपना धूप का चश्मा उतारकर अपनी शर्ट की सामने वाली जेब में रख लिया। उसने हंसते हुए कहा, मैं अभी कमरे में तुम्हारे लिए बहुत शर्मिंदा था। तुम इतने लंबे समय तक कैसे टिके रहे? तो वह यहाँ केवल अर्जुन का मजाक उड़ाने आया था। अर्जुन को उसका मनोरंजन करने की परवाह नहीं थी, इसलिए वह वहां से चला गया। हालांकि रोहन उसके रास्ते में खड़ा था, अर्जुन को ताना मार रहा था। 3 साल हो गए, अर्जुन। तुमने अनिका को क्या दिया है? उसे जाने दो और उसे तलाक दे दो। मैं उसे एक बेहतर भविष्य दिखाऊंगा। रोहन ने अर्जुन को पूरी तरह से नीची नजर से देखा। हालांकि अर्जुन ने उसे आश्चर्यचकित करते हुए शांत भाव से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने संपन्न हो, रोहन? क्या तुम्हें सच में लगता है कि अनिका तुम्हारे साथ खुश रहेगी? रोहन ने ठहाका लगाया, कम से कम मैं हर साल कुछ करोड़ तो कमा सकता हूं। तुम्हारा क्या? तुम एक दयनीय डिलीवरी बॉय के अलावा कुछ नहीं हो, जो हर महीने कुछ पैसे कमाता है। तुम अनिका को क्या दे सकते हो? तुम अहाना को क्या दे सकते हो? क्या तुम सर्जरी की $10 लाख की फीस वहन कर सकते हो? 10 लाख? अर्जुन ने उपहास किया। रोहन, तुम मेरी नज़र में एक दयनीय मजाक से ज्यादा कुछ नहीं हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम मुझे भड़काओ मत और अनिका पर निशाना साधना बंद करो। नहीं तो मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। रोहन रुका और फिर जोर से हंसने लगा। क्या तुम्हें पता है कि तुमने अभी क्या कहा, अर्जुन? तुम मुझे इसका पछतावा करवाओगे। तुम बेकार के कचरे के टुकड़े। रोहन हंसा।
उस मूर्खतापूर्ण प्रदर्शन के बाद उसे अर्जुन पर से सारा भरोसा उठ गया था। तुम्हें पता है, अर्जुन, हम दोस्त हुआ करते थे। कॉलेज में, मुझे लगता था कि तुम रोशनी की एक चमकती किरण की तरह हो। हर कोई तुम्हें अपना आदर्श मानता था। लेकिन अब, अपने आप को देखो, तुम्हें मुझसे ऐसा कुछ कहने का क्या अधिकार है? तुम मुझे पछताने पर मजबूर कर दोगे। जरूर, लाओ, ऐसा करो। रोहन ने उसे चुनौती दी। अर्जुन ने अपने हाथों को मुट्ठियों में भींच लिया और खुद को रोक लिया। हालांकि, रोहन की हालत और खराब होती चली गई। उसने अर्जुन को जोर से धक्का दिया और उसके चेहरे पर थूकते हुए कहा, तुम बेकार हो। मैं आधिकारिक तौर पर तुम्हें यहीं और अभी बता रहा हूं कि मैं अनिका को जीतने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। देखते हैं तुम मुझे रोकने की कोशिश करते हो। ये कहकर रोहन धीरे धीरे कार में वापस चला गया। नई BMW कार अर्जुन के ठीक सामने से गुजरी और लगभग उसे गिरा ही दिया। जब अर्जुन ने रोहन की कार को जाते देखा तो उसने अपना फोन जेब से निकाला और बिना कुछ कहे उसे वापस रख दिया। यह आखिरी मौका था जो वह रोहन को दे रहा था। आखिरी मौका। इसके बाद अर्जुन सीधे एपेक्स टॉवर के लिए टैक्सी ले गया। इस बार सचिव उसे सीधे चेयरमैन के लाउंज में ले गए। पिछली घटना के बाद कंपनी ने सभी कर्मचारियों को एक विशेष प्रशिक्षण सत्र दिया। अब लगभग सभी लोग अर्जुन को जानते थे, लेकिन साथ ही सभी ने इस बात को गुप्त रखा। जॉर्ज थॉमस मुस्कुराते हुए और पूरी तरह सम्मानपूर्वक कमरे में दाखिल हुए। यंग मास्टर, मुझे इस यात्रा का आनंद किस चीज से मिला? अर्जुन फर्श से छत तक की खिड़की के सामने खड़ा था और इस शहर की सड़कों को देख रहा था। उसके दिमाग में हजारों ख्याल घूम रहे थे। अनिका के नाना का कुछ ही दिनों में अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। मेरे लिए कोई उपयुक्त उपहार तैयार करो, अर्जुन ने कहा। जॉर्ज ने तुरंत सिर हिलाया, हाँ सर। अर्जुन ने देर नहीं की और सीधे हॉस्पिटल की ओर चल पड़ा। तब तक माया और पारुल जा चुकी थी। जब उसने अनिका को देखा तो उसे महसूस हुआ कि वह बहुत चिंतित और दुखी लग रही थी। क्या बात है, अनिका? अर्जुन ने पूछा। अनिका निराश दिख रही थी। उसने अर्जुन को देखा और कहा, रोहन ने अभी मुझे फोन किया है। उसने कहा कि प्रोफेसर हेनरी के पास एक और मरीज है जिसका उसे इलाज करना है। इसलिए वह हाना को देखने नहीं आ सकते। हमें अभी आधे महीने और इंतजार करना होगा। इसीलिए वह इतनी चिंतित थी। अनिका, क्या आप जानना चाहते हैं कि प्रोफेसर हेनरी का दूसरा मरीज कौन है? अर्जुन ने अचानक अनिका से पूछा।